नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति का विकास। राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। राजनीतिक विज्ञान का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना राजनीतिक विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन का इतिहास भी रहा है। प्लेटो और अरस्तु के समय से ही राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा चली आ रही है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की जो प्रथा है वो वर्तमान संदर्भ में एक नई प्रवृत्ति है, जिसने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को व्यापक, नवीन एवं आधुनिक बनाने में सहयोग दिया है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ, या फिर तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रमुख चरण क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे काल क्रम हैं जिसमें राजनीतिक विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा रही है, किस तरह की रही है, किस प्रकार तुलनात्मक राजनीति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में अपने किस रूप में विद्यमान है, इसका अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति के विकास की जो प्रथा है वो अति प्राचीन है। शुरुआत में राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक विश्लेषण की परंपरा रही है। वर्तमान समय में तुलनात्मक विश्लेषण के स्थान पर राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन का इतिहास अति लंबा और गौरवपूर्ण भी है, और इसमें काफ़ी अध्ययन सामग्री हम इसमें संकलित पाते हैं। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक घटनाओं का या तथ्यों का अध्ययन जब से प्रारंभ हुआ है तब से ही हम उसके तुलनात्मक अध्ययन पर भी हम बल देते रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल में जो तुलनाएं की जाती थी या राजनीतिक विज्ञान का जो तुलनात्मक अध्ययन था वो सरकार के औपचारिक और उसके संरचनात्मक पक्षों का किया जाता था। जैसे विभिन्न सरकारों के विभिन्न अंगों की संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे भारत की संसद की अमेरिका की संसद से तुलना या ब्रिटेन की संसद से तुलना। तो इस प्रकार की जो तुलनाएं थी वो औपचारिक थी, दिखावटी थी, उसमें वास्तविकता कम थी। तो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं बच्चों कि विभिन्न राजनीतिक विद्वानों ने पाश्चात्य देशों की समान सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उनमें विद्यमान विभिन्न समानताओं और असमानताओं के अध्ययन के लिए तथा उनके विभिन्न उन संस्थाओं में विद्यमान विभिन्न परंपराओं, नेतृत्व और आर्थिक और सामाजिक परिवेश का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता को विद्वानों ने महसूस किया। फलस्वरूप हम देखते हैं कि जहाँ प्राचीन काल में अरस्तु का जो अध्ययन था उस परंपरागत पद्धति पर आधारित था, उसको स्वीकार करते हुए आधुनिक राजनीतिक विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन के लिए विभिन्न पद्धतियों को और विभिन्न सिद्धांतों के निर्माण के लिए विभिन्न अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया और तुलनात्मक राजनीति के विकास क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरह तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ राजनीतिक विज्ञान में। विभिन्न चरणों में, विभिन्न कालों में हम उसको बांटकर पढ़ेंगे। इसमें जी.के. रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक राजनीति के ऐतिहासिक विकास को 3 भागों में बांटा है, परिष्कृत और तीसरा है प्रगामी रूप से परिष्कृत। इसको हम सिंपल सा कालखंडों में विभाजित करके पढ़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रमुख जो सीमा चिन्ह हैं या उसके जो चरण हैं उसमें हम पढ़ेंगे। पहला चरण, द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास। दूसरा चरण है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का विकास, मतलब तुलनात्मक राजनीति में या उसके क्षेत्र में युद्धोत्तर विकास पढ़ेंगे। तीसरा चरण है तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान
चरण के वर्तमान चरण जो अभी चल रहा है, व्यवहारवाद के विकास के बाद से लेकर अब तक जो चरण चल रहा है, उसको हम तुलनात्मक राजनीति के विकास में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के विकास का पहला चरण। पहला चरण है द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास, अर्थात प्राचीन काल से लेकर प्लेटो अरस्तु के राजनीतिक काल से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ, किन किन विद्वानों ने उसके विकास में योगदान दिया, किस प्रकार के सिद्धांतों का, पद्धतियों का तुलनात्मक राजनीति के विकास में प्रयोग किया गया, उसका अध्ययन हम इस चरण में करेंगे। तो इस चरण में अरस्तु, मैकियावली, मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टॉकविल, मैक्स वेबर आदि विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति के विकास में अपना योगदान दिया। तुलनात्मक राजनीति में सर्वप्रथम संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने की प्रथा रही, जो हमें अरस्तु के राजनीतिक चिंतन में देखने को मिलता है। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसने प्रत्येक काल की विभिन्न राजनीतिक स्थितियों का और परिस्थितियों का विश्लेषण करके और उसने राज्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और विभिन्न राज्यों का या हम ये कह सकते हैं कि शासन व्यवस्थाओं का, सरकारों का अरस्तु ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को उसी आधार पर एक स्वतंत्र समाज विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। अरस्तु ने अपने अध्ययन में, अपने तुलनात्मक अध्ययन में आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें कि हम किसी भी वस्तु स्थिति का वास्तविक रूप से अवलोकन और विश्लेषण या फिर परीक्षण करते हैं और उसके जो भी निष्कर्ष है वो वैज्ञानिक ढंग से या वैज्ञानिक आधार पर निकाले जाते हैं। तो अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन में पर्यवेक्षण, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण आदि अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया और उस समय अपने अध्ययन में कुछ सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उसने अपनी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग राज्य के विश्लेषण में, राज्यों की समस्याओं के समाधान में, राज्यों के पतन में, क्रांतियाँ कैसे होती है, क्रांतियों के क्या कारण हैं, किस तरह संविधानों में परिवर्तन होते हैं, उन सब में अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। तो इस प्रकार अरस्तु ने अपने अध्ययन में राजनीतिक घटनाक्रम को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया। अब हम बढ़ेंगे मैकियावली को। इसी काल में मैकियावली ने भी तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया। मैकियावली का टाइम बच्चों हम पढ़ते हैं कि बौद्धिक पुनर्जागरण का युग था। इस युग में चूँकि धर्म का, पोप का महत्व कम होने लगा था और मनुष्य को ही प्रत्येक वस्तु का या अपने भाग्य का निर्माता माना जाने लगा था। तो उस समय मैकियावली ने राज्य कला और शासन कला के सिद्धांतों के अध्ययन पर बल दिया। हम ये पढ़ते हैं बच्चों की आधुनिक राजनीतिक चिंतन की जो शुरुआत है वो मैकियावली से ही मानी जाती है। तो मैकियावली ने अपने अध्ययन में विभिन्न आधुनिक विश्लेषण पद्धतियों का उसने प्रयोग किया और इस प्रकार उसने राजनीतिक व्यवहार का, शासन कला का प्रयोग किया। उसके अध्ययन में शक्ति तत्व का कि एक राजा कैसे शक्ति प्राप्त करता है, कैसे उस पर रहता है और उसके विस्तार कैसे किया जा सकता है। उसने नीति और न्याय आदि अमूर्त सिद्धांतों पर आधारित तर्क पद्धति का परित्याग किया। इस प्रकार मैकियावली की जो पद्धति थी वो अनुभववाद और इतिहासवाद पर आधारित थी। मॉन्टेस्क्यू को हम पढ़ेंगे। इसमें मॉन्टेस्क्यू ने भी तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया। मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज में उसने अपने अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया कि उस वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर मॉन्टेस्क्यू ने विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों का और परिस्थितियों का अध्ययन किया। मॉन्टेस्क्यू ने भी आगमनात्मक अध्ययन पद्धति पर बल दिया। मॉन्टेस्क्यू ने जो अध्ययन पद्धति अपनाई उसमें उसका जो तरीका था उसने यह बताया कि राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित विभिन्न पहलू जैसे सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, परिस्थितिजन्य कारक आदि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने सामाजिक गतिशीलता के साथ साथ एक विकासवादी सिद्धांत को अपनाया तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन और विश्लेषण में। फिर हम इसमें लॉर्ड ब्राइस को पढ़ेंगे। लॉर्ड ब्राइस ने भी तुलनात्मक राजनीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लॉर्ड ब्राइस ने भी तुलनात्मक विधि को अपनाया और अपने अध्ययन को उसने
वैज्ञानिक अध्ययन कहते हुए बताया कि कैसे हम कार्य कारण के संबंधों के आधार पे वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति के विकास में अपना योगदान दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रथम चरण में तुलनात्मक राजनीति का जो विकास हुआ उसमें प्रमुख विशेषताएं हम देखने को मिलती है हमें कि पहली यह कि अधिकांश विद्वानों ने राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। और दूसरा, शुरुआती वर्षों में तुलनात्मक राजनीति में केवल नाम मात्र की तुलनाएं की जाती थी, यह केवल विदेशी सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन मात्र था। तीसरी विशेषता हम यह देखते हैं कि विदेशी सरकारों का जो तुलनात्मक अध्ययन है वह वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, कानूनी और औपचारिक अध्ययन मात्र था। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि इस समय की जो तुलनाएं हैं वह दिखावटी, सरसरी या औपचारिक थी, वास्तविक और व्यवहारिक कम थी। इस प्रकार अब हम तुलनात्मक राजनीति के विकास का दूसरा चरण पढ़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति में युद्धोत्तर विकास, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ, किन किन विद्वानों ने इसमें योगदान दिया, किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया, किन किन सिद्धांतों का निर्माण किया। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में दो दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं जिसने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को व्यापक और विस्तृत बनाया। इसमें पहली दृष्टिकोण था कि तुलना की जो तुलनात्मक राजनीति में जो तुलनाएं थी उसकी कला और पद्धतियों के बारे में विद्वानों में एक आत्मचेतना की प्रवृत्ति या आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस दृष्टिकोण के लेखक थे हेक्सर, मैक्रेडिस, बियर एंड उल्म। इन विद्वानों ने अपने आत्म जागरूकता या निरीक्षण के आधार पर तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया और उनका यह अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में उपयोगी सिद्ध हुआ। इस चरण में विद्वानों ने विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए विभिन्न साधनों का इस्तेमाल किया। तुलना के महत्व के लिए विभिन्न तरीके जैसे कि समस्याओं के अध्ययन के लिए एरिया स्टडीज, विन्यासी उपागम, संस्थात्मक प्रक्रियात्मक तुलनाएं, प्रत्ययीकरण ढांचे का प्रयोग करना और सामान्य सिद्धांतों का निर्माण आदि विभिन्न सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग किया ताकि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की तुलना की जा सके। विकास के इसी क्रम में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में कुछ बाहर से भी तुलनात्मक अध्ययन के पद्धतियाँ अपनाई गई, जैसे राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित विभिन्न नई नई अवधारणाओं का भी इसमें प्रयोग हुआ। इस प्रकार तुलनात्मक विश्लेषण में विभिन्न मॉडल्स का, पद्धतियों का और व्यवहारवादी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाने लगा। चूँकि व्यवहारवादी क्रांति का टाइम था, व्यवहारवादी आंदोलन का टाइम था राजनीतिक विज्ञान में, जिसने राजनीतिक विज्ञान में वास्तविक तथ्यों के अध्ययन पर, अनुभविक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति का विकास उसी क्रम में आगे बढ़ा और इसका मूल उद्देश्य यह था कि राजनीतिक विज्ञान में किस तरह हम सामान्य रूप से उसके तरीकों, पद्धतियों में हम सुधार कर सकते हैं, जिससे कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र और व्यापक और विस्तृत हुआ। तो ये तुलनात्मक राजनीति के विकास का द्वितीय चरण था। अब हम देखते हैं बच्चों तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण। वर्तमान चरण में तुलनात्मक राजनीति के विकास को हम एक तरह से कह सकते हैं समृद्ध काल, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अलग अलग सिद्धांतों का, आधुनिक सिद्धांतों का निर्माण किया, प्रतिपादन किया और तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को विस्तृत किया और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन बहुत व्यापक स्तर पर आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए किया गया। तो आधुनिक समय में देखें हम तुलनात्मक राजनीति के इस चरण में विभिन्न विद्वान जैसे डेविड स्टर्न, अमंडन पावेल, कॉलमैन, कॉल्डायच, हेरल्ड लासवेल, रॉबर्ट डहल, एडवर्ड शील्ड्स, हैरी एक्सटीन, डेविड एप्टर, लुसियन पाई, मायरन वीनर आदि विद्वानों के नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति के विकास को एक नया आयाम दिया और उसके क्षेत्र को व्यापक बनाया। इसमें डेविड स्टर्न, आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्थाओं
का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग किया। इस व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के कार्यों की संपूर्णता का अध्ययन किया गया, उनकी तुलना की गई और उसके आधार पर विश्व में विद्यमान विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, ताकि हम राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझ सकें। अधिकांशतः अमेरिका के राजनीतिक विद्वानों ने इस काल में या इस चरण में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को विस्तृत और व्यापक बनाने में अपना योगदान दिया। डेविड स्टर्न ने व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास किया। डेविड स्टर्न ने निवेश, निर्गत, मांग, समर्थन, फीडबैक, पर्यावरण आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करके राजनीतिक विज्ञान के या तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को व्यापक किया। आमंडर पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। कॉल्ट डायच ने संचार सिद्धांत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास किया, जिसमें स्वायत्तता, लाभ, उत्तेजना या इस तरह के शब्दों का, नवीन शब्दों का प्रयोग किया। तो इस प्रकार इस काल में हम देखें कि विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को, उसके आकार को, उसके काल को, उसके विकास क्रम को समझने के लिए नई नई शब्दावलियों का, नई नई पद्धतियों का इस्तेमाल किया। और यह चरण जो था वो शोध का टाइम था। विभिन्न विद्वानों ने नवीन शोधों के माध्यम से, नवीन शोध तकनीकों के माध्यम से विभिन्न नए नए सिद्धांतों का निर्माण करके तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को व्यापक और विस्तृत करने में योगदान दिया। इस चरण में एप्टर, रोस्टो, लुसियन पाई ने भी विशेष योगदान दिया तुलनात्मक राजनीति के विकास में। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके विकास का, उनके विकास के विश्लेषण का प्रयास किया। तुलनात्मक राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण विकास इस चरण में 1969 में टोरिनो राउंड टेबल से शुरू होता है, जिसका उद्देश्य यह था कि किस तरह तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें सर्टोरी ने कंसेप्ट ऑफ मिसफॉर्मेशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसा ग्रंथ लिखा। हॉल्ट और टर्नर ने भी द मेथडोलॉजी ऑफ कंपैरेटिव रिसर्च जैसा ग्रंथ प्रतिपादित किया, जिससे कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र और विस्तृत हुआ। तो आज हम देखें बच्चों संक्षिप्त में कि तुलनात्मक राजनीति के विकास में उन लेखकों का योगदान महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपने अध्ययन के क्षेत्र में विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का विस्तार से प्रयोग किया है और इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य कि इन विद्वानों ने अपने अध्ययन में विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को शामिल किया है। तो इस प्रकार हम देखें कि तुलनात्मक राजनीति में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत का निर्माण हुआ जिसमें विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन हुआ और साथ साथ पाश्चात्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का चलता रहा, लेकिन विद्वानों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया। आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम इसको और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।